कामयाबी का नशा जब सर चढ़कर बोलता है तो इंसान सबसे पहले अपने खून के रिश्तों का गला घोटता है, लेकिन वह ये भूल जाता है कि ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती, पर जख्म बहुत गहरा होता है। यही है भैया का ऑफिस। वाह यार, भैया का ऑफिस कितना बड़ा है। अब माँ की जान बच जाएगी, भैया मना नहीं करेंगे। तभी कार से एक 28 साल का अमीरी सूट बूट पहने लड़का उतरता है। उसके चेहरे पर घमंड है। वो राहुल को देखते ही गुस्से से कहने लगा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ऑफिस की बिल्डिंग के सामने ये कचरा ले आने की? कितनी बार कहा है कि अपनी ये दरिद्रता मेरे सामने मत लाया करो। भैया, मैं यहाँ कोई भीख मांगने नहीं आया। आज घर पर माँ बहुत बीमार है, सुबह से कुछ खाया नहीं है। डॉक्टर ने दवा लिखी है, बस उसी के लिए थोड़े पैसों की मदद। माँ? कैसी माँ? जो औरत शहर के इतने बड़े बिजनेसमैन के रास्ते का रोड़ा बने, मेरा उससे कोई रिश्ता नहीं है। और पैसे चाहिए? ये लो तुम्हारे पैसे। अमित राहुल के हाथ से टिफिन का डिब्बा छीनता है और उसे सड़क के बीचों बीच फेंक देता है। टिफिन खुल जाता है और माँ के हाथों से बनी गरम दाल और चावल सड़क के कीचड़ और धूल में बिखर जाते हैं। लोग खड़े होकर देख रहे हैं। राहुल घुटनों के बल बैठकर बिखरते खाने को देखते हुए, नहीं भैया, ये अन्न है। माँ ने अपनी बीमारी में भी इसे अपने हाथों से बनाया था ताकि कोई भूखा न रहे। इस खाने की औकात इस नाले के कीचड़ जितनी ही है। आगे से तुम्हारी परछाई भी मेरे आसपास दिखी तो जेल भिजवा दूंगा। निकलो यहां से। अमित ने आज सिर्फ खाना नहीं फेंका था, बल्कि अपनी किस्मत को भी लात मार दी थी। लेकिन इस नफरत की कहानी आज शुरू नहीं हुई थी। इसकी शुरुआत हुई थी आज से ठीक 3 साल पहले, एक बूढ़ी माँ के सबसे बड़े बलिदान के साथ। गांव का एक छोटा सा टूटा हुआ घर पर एक पुरानी लालटेन जल रही है। बड़ा बेटा अमित शहर जाने की जिद में अपनी किताबें पटक रहा है। मुझे इस गांव के सड़े हुए स्कूल में नहीं पढ़ना। मेरा दाखिला शहर के सबसे बड़े कॉलेज में हो गया है, लेकिन वहां की फीस 50,000 रुपए है। आप लोगों के पास तो खाने के पैसे नहीं है। मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी आप लोगों ने। माँ की आंखों से आंसू आ गया। भैया, माँ से इस लहजे में बात मत करो। माँ रात रात भर जाग कर लोगों के कपड़े सिलती हैं ताकि हमारी पढ़ाई का खर्च निकाल सके। नहीं राहुल, अमित सही कह रहा है। बेटे का सपना टूटना माँ की जीते जी उसकी मौत जैसा होता है। तू चिंता मत कर अमित, कल सुबह तेरी फीस के पैसे जमा हो जाएंगे। सुबह के समय अम्मा भारी मन से अपनी कलाई से सोने की 2 पुरानी चूड़ियां निकालती हैं और उसे देखती ही रहती है। ये चूड़ियां उनकी शादी की आखिरी और इकलौती निशानी है। वो बिना कुछ बताए सुनार के पास चली जाती है। सुनार चूड़ियां को अच्छी तरह से देखता है। लग तो रहा है कि सोना बिल्कुल असली है, लेकिन बहन जी, आप इतनी कीमती चूड़ियां बेच क्यों रही हैं? क्या कोई बड़ी मुसीबत आ गई है? हाँ भैया, मुझे पैसों की सख्त जरूरत है। मेरा बेटा शहर पढ़ने जा रहा है, उसकी फीस भरनी है। आप बस ये बताइए भैया कि इसके कितने पैसे हुए। 1 मिनट जरा बहन जी, ये रहे आपके पैसे। बुरा मत मानना भैया, मैं तो अनपढ़ हूँ, मुझे नोट गिनना नहीं आता। एक बार आप खुद मेरे सामने गिनकर ये पैसे मुझे पकड़ा दीजिए। भगवान के लिए मुझे सही पैसे देना भैया,
मेरे बेटे की जिंदगी का सवाल है। अरे बहन जी, आप फिक्र मत कीजिए। मैं अधर्मी नहीं हूं जो एक मां के आंसुओं से कमाऊंगा। ये देखिए, पूरे 50,000 हैं। सुनार उन्हें पैसे देता है। माँ वह सारे पैसे अमित के हाथ में दे देती हैं। जाओ बेटा, शहर जाकर खूब बड़े आदमी बनो, अपनी इस बूढ़ी माँ का नाम रोशन करो। माँ ने अपने सुहाग की आखिरी निशानी भी बेच दी। रातों को वो खुद भूखी सोई, बची हुई आखिरी रोटी भी राहुल को दे देती और खुद सिर्फ पानी पीकर पेट पर गीला कपड़ा बांधकर सो जाती। अमित शहर गया, पढ़ लिखकर बहुत बड़ा आदमी भी बना। लेकिन जैसे ही उसके पास पैसा आया, वो अपने संस्कारों का सौदा कर बैठा। 2 साल बाद का दृश्य। अमित अब शहर में एक बड़ी कंपनी का मालिक बन चुका है। वो अपनी अमीर दोस्तों के साथ एक बड़ी पार्टी में खड़ा है। तभी गांव के साधारण कपड़ों में उसकी माँ और राहुल उसकी ऑफिस की पार्टी में पहुंचते हैं। माँ के हाथ में गांव के शुद्ध घी के लड्डू का डब्बा है। तुम दोनों यहाँ क्या कर रही हो और ये क्या तमाशा लगा रखा है? मेरे दोस्त हंस रहे हैं मुझ पर। बेटा, तू कई महीनों से गांव नहीं आया, तेरी बहुत याद आ रही थी। देख, तेरे पसंद के घी के लड्डू बनाकर लाई हैं। बंद करो ये नाटक। आज के बाद शहर में मुझे अपनी शक्ल भी मत दिखाना। लोग कहेंगे कि अमित इतनी बड़ी कंपनी का मालिक है और उसकी माँ एक अनपढ़ गंवार भिखारी जैसी दिखती है। गार्ड्स, इन्हें धक्के मारकर अभी के अभी बाहर निकालो। अमित के गार्ड्स माँ और राहुल को सड़क पर धकेल देते हैं। माँ जमीन पर गिर जाती हैं और रोने लगती हैं। राहुल का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। वो अपनी माँ को उठाता है और अमित के आलीशान ऑफिस की तरफ देखता है। माँ, आप आज के बाद इस चौखट की तरफ देखकर कभी नहीं रोएंगी। वो अपनी माँ को भूल जाए क्योंकि उसे अपनी दौलत और पैसे का घमंड है ना। मैं कसम खाता हूँ माँ, आपकी आंख से गिरे इस एक एक बूंद आंसू की कीमत मैं अपनी कामयाबी से चुकाऊंगा। जिस टिफिन और जिस खाने का उसने आज अपमान किया है, इसी टिफिन के दम पर मैं एक दिन ऐसा साम्राज्य खड़ा करूंगा कि ये पूरी दुनिया आपके चरणों में झुकेगी। वो कहते हैं ना, जब दुनिया आपके लिए सारे दरवाजे बंद कर दे तो विधाता एक नया रास्ता खोलता है। राहुल ने हार नहीं मानी। उसने शहर के एक छोटे से कोने में माज ब्लेसिंग नाम से एक छोटी सी टिफिन सर्विस शुरू की, जिससे उसकी माँ भी उसकी सहयोग दिया। शुरुआत में 1-2 ही ऑर्डर आता था, लेकिन धीरे धीरे खाने की शुद्धता और माँ के हाथ के स्वाद का जादू पूरे शहर के सर चढ़कर बोलने लगता है। बड़ी बड़ी कंपनियों के अधिकारी लाइन लगाकर उसके टिफिन ऑर्डर करने लगते हैं। देखते ही देखते 1 साल के भीतर राहुल की ये छोटी सी सर्विस एक बहुत बड़ी कॉर्पोरेट कैटरिंग कंपनी में बदल जाती है। शुरुआत में सिर्फ 2 टिफिन, फिर 10, फिर 100। माँ देखो, अब हमारी मेहनत रंग लाई है और ये सब आपकी ही आशीर्वाद है माँ। कुछ साल बाद अमित के चेहरे पर हवाइयां उड़ी हुई हैं। बैंक के अधिकारी और पुलिस उसकी ऑफिस में खड़े हैं। अमित के सारे अकाउंट्स सीज हो चुके हैं। उसका बिजनेस पूरी तरह डूब चुका है और उस पर करोड़ों का कर्ज है। वो हाथ जोड़कर बैंक मैनेजर के सामने गिड़गिड़ा रहा है। सर प्लीज, मुझे सिर्फ 1 हफ्ते का समय दे दीजिए। अगर कोई बड़ा इन्वेस्टर मेरी कंपनी में पैसे नहीं लगाएगा तो मैं पूरी तरह बर्बाद हो जाऊंगा। मेरा ये ऑफिस नीलाम हो जाएगा। अमित जी, आपके नाम पर एक बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ है।
पिछले कुछ सालों से आपने बैंक के लोन नहीं दिए हैं। हर बार आप सिर्फ बहाने बनाते रहे, इसलिए अब आपके साथ कोई ढिलाई नहीं बरती जाएगी। आज के आज आपकी कंपनी सील होगी। आपके पास सिर्फ एक ही आखिरी रास्ता है। इस शहर के सबसे बड़े फूड चेन और रियल एस्टेट किंग RS ग्रुप के मालिक आज आपकी कंपनी का मुआयना करने आ रहे हैं। अगर उन्हें आपकी कंपनी पसंद आई और उन्होंने इसे खरीदने का फैसला किया, तभी आप जेल जाने से बच सकते हैं। तभी ऑफिस के बाहर एक लंबी चमचमाती हुई काले रंग की आलीशान रोल्स रॉयस कार आकर रुकती है। कार के अंदर से एक बेहद महंगे 3 पीस सूट में हाथ में ब्रांडेड घड़ी पहने एक रौबदार लड़का उतरता है। ये कोई और नहीं बल्कि राहुल है। राहुल कार से उतरकर खुद आगे बढ़ता है और बहुत ही आदर के साथ कार का दूसरा दरवाजा खोलता है। वो बेहद सम्मान से अपनी माँ का हाथ पकड़कर उन्हें बाहर निकालता है। माँ ने आज एक कीमती रेशमी साड़ी पहनी है और सबसे बड़ी बात, उनकी कलाई में वही सोने की पुरानी चूड़ियां बिल्कुल नए और चमचमाती। राहुल, तुम और माँ, तुम लोग यहाँ RS ग्रुप के मालिक? हाँ अमित भैया, मैं ही हूँ RS ग्रुप यानी राहुल शांति ग्रुप का मालिक। और आज मैं यहाँ कोई इन्वेस्टर बनकर तुम्हारी मदद करने नहीं आया हूँ। माँ, मुझे माफ कर दो माँ, मेरा घमंड चूर चूर हो गया। मैं सड़क पर आ गया हूँ माँ, मेरी कंपनी को डूबने से बचा लो, मुझे भीख दे दो माँ। माफी मुझसे या माँ से मत मांगो अमित भैया, माफी उस टिफिन से मांगो जिसे तुमने इसी सड़क पर लात मार के कीचड़ में फेंका था। तुमने कहा था ना कि उस खाने की औकात इस नाले के कीचड़ जितनी है। आज देख, उसी माँ के हाथों के आशीर्वाद और उसी टिफिन के पैसे से मैंने ऐसा साम्राज्य खड़ा किया है कि तुम्हारी जैसी 10 कंपनियों को अपनी जेब से खरीद सकता। तुम्हारे पास चालाकी और दिमाग था, पर मेरे पास मेरी माँ का आशीर्वाद है। अमित, जब तूने मुझे अपने घर से धक्के मारकर निकाला था, तब मैंने तुझे एक माँ होने के नाते माफ कर दिया था। पर जिस दिन तूने अन्न का और एक माँ की ममता का सरेआम अपमान किया, उसी दिन विधाता ने अपने बही खाते में तेरी ये बर्बादी लिख दी थी। राहुल अपनी माँ का हाथ पकड़ता है, उन्हें वापस अपनी आलीशान गाड़ी में बैठाता है और कार वहां से चला जाता है। अमित सड़क पर धूल के बीच रोता हुआ अकेला खड़ा रह जाता है। बैंक के लोग उसकी ऑफिस पर सील्ड का बोर्ड टांग देते हैं। माँ का अपमान, पूरे जीवन का नुकसान, माँ की दुआ हर मुश्किल की दवा।